केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में नया मोड़ आ गया है। इस सीसीटीवी को देखिए, ये सिया और चेतन हैं, जो केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश कर रहे हैं। दरअसल पुणे के रियल एस्टेट बिजनेसमैन केतन विशाल अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। 26 साल के इस युवा बिजनेसमैन की हत्या उसी की होने वाली पत्नी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी दोनों पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक सना मलिक के भाषण पर भयंकर हंगामा हो गया। सना मलिक के मुताबिक भारत को कुरान के कानून के हिसाब से चलना चाहिए। सना मलिक ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम कानून के तहत बहुविवाद की अनुमति है। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है, उसने बस कुरान में बताए गए मुस्लिम कानून को लागू किया है। हम इस्लाम में कुरान की शिक्षाओं का पालन करते हैं। पाकिस्तानी सरकार ने कुरान में कही गई बातों को लागू करने के लिए कानून बनाया और भारत को भी ऐसा ही कानून लाना चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित विवादित वीडियो के मामले में नया मोड़ सामने आया है। वीडियो को फर्जी साबित करने के लिए तैयार की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में भगवंत मान ने कथित वीडियो को सियासी फायदे के लिए फर्जी वीडियो करार दिया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है, वीडियो झूठे बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ धार्मिक आदेश जारी करवाए गए, सियासी तौर पर हारे लोग साजिश कर रहे हैं, जो लोग हार गए वो ऐसा कर रहे हैं। भगवंत मान ने इसे बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल की साजिश करार दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर गुरुवार को अयोध्या की राम जन्मभूमि कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। इस प्रकरण में ये पहली बड़ी कार्रवाई है। जानकारी के मुताबिक दर्ज एफआईआर में 8 लोगों के नाम शामिल हैं, जिन पर बीएनएस की धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष करुणेश और लवकुश मिश्रा के नाम हैं। अब इस मामले पर राजनीतिक और संतों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत में पासपोर्ट को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। विदेश मंत्रालय ने 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस पर कहा कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है, इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। दरअसल 24 जून को विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन कानूनी रूप से ये नागरिकता का कॉन्क्लूसिव प्रूफ यानी अंतिम प्रमाण नहीं है। पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भगवान श्री राम को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान के सामने आते ही धार्मिक और राजनीतिक जगत में उबाल आ गया है। संतों और हिंदू संगठनों ने इसे सनातन धर्म का अपमान करार दिया। वहीं बीजेपी ने मौर्य पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो लोग हमेशा से राम मंदिर और सनातन संस्कृति का विरोध करते आए हैं, उनसे किसी और भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज इस बात को 51 साल हो गए हैं, लेकिन आपातकाल पर राजनीति जारी है। आज के दिन को बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है और कांग्रेस को पुराने दिन याद दिलाकर घेरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन। बीजेपी हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाती है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल पर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी
कांग्रेस को आपातकाल के दिन याद दिलाकर घेरा। मुख्यमंत्री योगी ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर चलने वाले राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी मामले में भारी सियासत के बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी कड़ा रुख अपनाया है। वीएचपी ने सरकार से तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और तेज जांच की मांग की है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस पूरे मामले को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आलोक कुमार का कहना है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होना हिंदू समाज की आस्था पर आघात है। इसके साथ ही वीएचपी ने सरकार से 4 प्रमुख मांगे की हैं। पहला, तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। दूसरा, जांच प्रक्रिया को तेज किया जाए। तीसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाना चाहिए। चौथा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। एनसीईआरटी ने कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद नया विवाद शुरू हो गया है। कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब छात्रों को वेदों का ज्ञान भी मिलेगा और इमरजेंसी का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा, और यही विवाद की वजह है। विपक्ष एनसीईआरटी के इन बदलावों से परेशान है, लेकिन सरकार इसे भारतीय ज्ञान परंपरा और लोकतांत्रिक जागरूकता से जोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि बच्चों को सभी धर्मों की जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी एक धर्म को थोपना उचित नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर से कितना चढ़ावा चोरी हुआ, किन किन लोगों ने चोरी किया, किस दिन और किस तरीके से चोरी हुआ, इन तमाम सवालों के बीच सियासत में अलग ही तूफान है। सपा कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या जाने का ऐलान करने वाले केजरीवाल लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब कल अयोध्या भी पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले केजरीवाल योगी सरकार पर सवालों की जमकर बारिश कर रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि भगवान राम की पादुका, हार, दीपक, गहने, हीरे जवाहरात और चढ़ावा चोरी किया गया है। यूपी में चुनावी फाइट से पहले माहौल टाइट हो गया है। वैसे चुनाव तो अगले साल है, लेकिन तीखी बयानबाजी, दावों और नई परिभाषाओं से सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव के पीडीए के ए का मतलब आदिवासी बताने पर बीजेपी से लेकर एनडीए के सहयोगी दल तक घेर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य फिर दावा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में अखिलेश को सत्ता नहीं मिलेगी और नतीजों के बाद सपा टूटकर बिखर जाएगी। कल मुहर्रम के मौके पर पूरे देश में जुलूस और ताजिया निकाले जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। कोलकाता का तारातला इलाका बुधवार को अचानक चीख पुकार से गूंज उठा। यहां एक निर्माणाधीन गोदाम की भारी भरकम दीवार और छत का हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि वहां काम कर रहे मजदूरों को भागने तक का मौका ही नहीं मिला। कई मजदूर सीधे मलबे के नीचे दफन हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। शुरुआत में कुछ शवों को निकाला गया था, लेकिन जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, मंजर और खौफनाक होता जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में 17 जून 2026 को हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इस घटना की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मामले की जांच के लिए एक सदस्य न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार पटना हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। आयोग को घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने और तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है।
महाराष्ट्र की राजनीति में आरोपों और पलटवार का दौर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जुबानी जंग सीधे बम के धमाके और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गई है। शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक सनसनीखेज चिट्ठी लिखी है। राउत ने सीधे पुलिस कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया है। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवसेना यूबीटी से बगावत करने वाले सांसद संजय दीना पाटिल अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि पाटिल ने प्रदर्शनकारियों पर बम फेंकने की धमकी दी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की दहाड़ अब भी सुनाई दे रही है। लेकिन इस बार यह दहाड़ किसी चुनावी मंच से नहीं बल्कि पार्टी में मची टूट के बीच आई है। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद पहले ही उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम चुके हैं और अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि सांसदों के बाद उद्धव खेमे के कई विधायक भी पाला बदल सकते हैं। यही वजह है कि उद्धव खेमे में इस वक्त जबरदस्त खलबली मची है। वेनेजुएला में आए 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद तबाही का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ला गुआयरा प्रांत में 100 से ज्यादा इमारतें ढह गई हैं। आपदा के बाद अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं सैकड़ों लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। वहीं कई देशों ने वेनेजुएला की मदद के लिए सहायता और राहत दल भेजने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि अमेरिका मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। वेनेजुएला के महान लोगों पर आए ये दोनों बड़े भूकंप बेहद विनाशकारी हैं और इनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। अमेरिका मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। मैंने अपनी सरकार की सभी एजेंसियों को तत्काल तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। हम अपने नए और अच्छे दोस्तों के साथ खड़े हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स बेहद चिंताजनक हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया। इस पर संत समाज खुलकर नाराज है। विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है और सियासत अपने उफान पर है। एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई। 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई या फिर बड़े जिम्मेदारों तक भी ये जांच पहुंचेगी? यूपी में शहर शहर योगी की फोर्स अलर्ट है। शामली, बलिया और बुलंदशहर में एनकाउंटर हुए हैं। जहां शामली में 50,000 का इनामी बदमाश मेहताब ढेर हुआ है, वहीं बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। वहीं बुलंदशहर मुठभेड़ में भी 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ मुहर्रम के मौके पर निकाले जा रहे एक जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल जुलूस में शामिल एक ताजिया अचानक हाई टेंशन बिजली की लाइन से टकरा गया। इस हादसे में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। बता दें कि बिजली के तार से टच होते ही ताजिए में लगी रॉड में करंट फैल गया और ताजिए पकड़कर चल रहे सभी लोग वहीं गिर पड़े। यूपी के फिरोजाबाद में रफ्तार, लापरवाही और एक झपकी ने दर्जनों जिंदगियों की मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। ये तस्वीरें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस दर्दनाक हादसे की हैं, जहां देर रात एक डबल डेकर बस ट्रेलर से जा भिड़ी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि डबल डेकर बस का अगला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का कैबिन पिचक गया और अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई।